माय यूट्यूब चैनल पीसीएम गुरु। आप लोगों को हमने ये दूसरे लेसन में विलयन, मिश्रण में समांगी विसमांगी मिश्रण, कोलाइडी विलयन और निलंबन और इसमें समय हमने डिफरेंस आप लोगों को पढ़ा दिया था और उसमें जो 20 पेज नंबर पे कुछ क्वेश्चंस थे वो भी हमने आपको बता दिए थे। आज जो आपका लेसन है, लेसन में जो आपका आज है वो ये है कि जो ये मिश्रण होते हैं इनका पृथक्करण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार के मिश्रण का किस प्रकार से हम उसका पृथक्करण करते हैं, अलग करते हैं। उसमें जो मिश्रण बना होता है उनमें पदार्थों को अलग अलग किस प्रकार करते हैं वो हम लोग देखेंगे। आइए अच्छी तरीके से देखते हैं कि इसको किस प्रकार करते हैं। तो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण मतलब मिश्रण के जो मिश्रण होता है उसमें एक दो या दो से अधिक जो पदार्थ मिले होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग करेंगे। तो किस विधि से अलग करते हैं, कैसे अलग करते हैं, किस किस को अलग कैसे करते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें पहला क्या है, रंग वाले घटक। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। जो रंग वाले घटक होते हैं उसमें नीला और जो काला रंग होता है स्याही में, कोई भी स्याही जब बनाई जाती है तो उसमें कलर में कोई ना कोई लिक्विड मिला होता है, चाहे वो जल मिला हो या कोई और लिक्विड हो, कोई भी इसमें लिक्विड हो सकता है। तो इसका हम जब मिश्रण का जो ये कलर है इस कलर को जब हम अलग करेंगे मिश्रण से तो हम क्या करेंगे, इसको वाष्पीकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका वाष्पीकरण करेंगे। तो इस प्रकार तरीके से जो आपका स्याही से जो कलर अलग करने का तरीका है वो किस विधि से किया जाता है, वाष्पीकरण विधि से किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं, उत्तर में लिख सकते हैं वाष्पीकरण विधि से। वाष्पीकरण विधि से हम इसको क्या कर सकते हैं, नीले और काले रंग को स्याही से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से अलग करते हैं, इसकी पूरी जो क्रिया है वो कैसे होती है तो वो हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक स्टैंड होता है। क्या होता है, इसमें एक स्टैंड होता है इस तरीके से, और इस स्टैंड के ऊपर जो है, इस स्टैंड के ऊपर एक जाली रख दी जाती है। क्या रख दी जाती है, जाली। इस तरीके से एक जाली रख दी जाती है स्टैंड के ऊपर, और इसके ऊपर एक बीकर रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है, एक बीकर। इस जाली के ऊपर क्या रख दिया जाता है, एक बीकर रख दिया जाता है। इस तरीके से इस जाली के ऊपर हम क्या रख देंगे, एक बीकर रख देंगे। और इस बीकर में क्या करेंगे, इस बीकर में हम जल भर देंगे। क्या भर देंगे, जल। आधा बीकर लगभग क्या भर देते हैं, इसमें जल भर देते हैं। इसमें क्या भरा है, ये जल भरा हुआ है। ये आपकी क्या है, जाली। ये क्या है, आपका स्टैंड है। क्या है ये, स्टैंड। इस स्टैंड में, स्टैंड के ऊपर एक जाली रख दी जाती है और जाली के ऊपर क्या रखते हैं, एक बीकर रखते हैं जिसमें क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। और लगभग ये आधा बीकर जल इसमें भर देते हैं। इसलिए जाली पर रखा जाता है ताकि ये टूटे ना, जब इसको गर्म करें तो टूटे ना। इसके ऊपर हम एक वॉच ग्लास रख देते हैं। क्या रख देते हैं, इसके ऊपर एक वॉच ग्लास रख देते हैं इस तरीके से। इसके ऊपर क्या रख देते हैं, तो वॉच ग्लास रख देते हैं। और ये वॉच ग्लास क्या इसमें क्या रख देते हैं हम, इसमें कुछ बूंदे हम स्याही की इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। तो ये देख सकते हैं जल है, ये आपका क्या है, ये आपका बीकर है। क्या है, बीकर। और ये आपका क्या है, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास है। और ये क्या रखी हुई है, स्याही। ये क्या रखी हुई है, स्याही। ये स्याही रखी हुई है और ये स्टैंड हो गया। इस तरीके से जब हम इसमें क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। क्या करेंगे, इसको बर्नर की सहायता से इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं इसमें इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। तो इस तरीके से ये गर्म होगा तो इस पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो ये क्या होगा, ये इसका वाष्पीकरण होने लगेगा। इसमें जो लिक्विड होता है उसका क्या होगा, इस तरीके से इसका वाष्पीकरण हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, ये आपके क्या है, ये वाष्प है, क्या है ये वाष्प। तो इसका क्या होगा, वाष्पीकरण होकर के ये वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा जो इसमें लिक्विड होगा, और जो इसमें रंग होगा वो इसमें बच जाता है। तो इस तरीके से इसको क्या करते हैं हम, रंग वाली जो स्याही होती है उसमें जो रंग मिला होता है, किसी भी कलर का रंग हो, नीला पीला काला जो भी हो, उसको हम क्या करते हैं, इस विष से क्या करते हैं, इस तरीके से इसको क्या करते हैं, कलर को अलग कर लिया जाता है। किस तरीके से करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं और स्टैंड के ऊपर क्या होती है, एक जाली रखी होती है, और जाली के ऊपर हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। ये बीकर जो होता है इसमें लगभग आधा बीकर लगभग जल भर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक वाच ग्लास रखते हैं जी, और इसमें क्या करते हैं, जो स्याही होती है उसकी कुछ बूंदे इस पर डालते हैं, और फिर जब इसको बर्नर की सहायता से हम गर्म करते हैं तो इस जो वाष्प जो इसमें जो स्याही में जो लिक्विड होता है उसकी वाष्प बनके क्या होती है, उड़ जाती है, और उसके बाद इसमें कलर क्या होता है, बच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इस तरीके से कलर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इसीलिए चूंकि इसमें वाष्प बनके उड़ जाती है और केवल रंग बच जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं वाष्पीकरण विधि। क्या बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण विधि बोलते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 देखेंगे कि हम दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं, जो दूध से क्रीम निकालने का जो तरीका है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम अपकेंद्रीकरण, अप या अपकेंद्री विधि से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपकेंद्री विधि से। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपकेंद्री विधि से। अपकेंद्री विधि से हम क्या कर सकते हैं, दूध से क्रीम को अलग करते हैं। याद रखिए, जब भी कभी इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखेंगे अपकेंद्री विधि। इसमें क्या होता है, इसमें अपकेंद्री यंत्र होता है जिसमें जो है जब दूध डाला जाता है और उसको तेजी से घुमाया जाता है तो उसमें जो भारी कण होते हैं, वजन कण होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण क्या होते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे हमको क्या होती है, क्रीम प्राप्त हो जाती है। ऊपर से क्या होती है, उसमें क्या होती है, हमको क्रीम मिल जाती है। अगर हम इसके अनुप्रयोग देखें तो इसके अनुप्रयोग में क्या है, जो जांच प्रयोगशालाएं होती हैं उसमें रक्त और मूत्र की जो जांच है वो इसी विधि के अंतर्गत की जाती है। और भी हम अनुप्रयोग कर सकते हैं कि जैसे अनुप्रयोग में जो दूसरा है वो है कि जो कपड़े धोने की मशीन होती है, वॉशिंग मशीन, उसमें क्या होता है, कपड़ों से जल को निचोड़ने में भी इसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। और इस तरीके से इसके अनुप्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने आपको बता दिया कि अपकेंद्रीय यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, दूध को डाला जाता है और उसको तेजी से क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। घुमाने पर क्या होता है, जो भारी कण होते हैं नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, और इस तरीके से हमको क्रीम प्राप्त हो जाती है। तो इसमें लिख सकते हैं, जब भी आपका दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अपकेंद्री विधि से, और इसके हमने अनुप्रयोग भी आपको बता दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो अघुलनशील द्रव, ऐसे दो द्रव हों जो अघुलनशील हो, हम चाहे जितना उनको मिलाएं आपस में लेकिन थोड़ी देर के बाद वो अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसे अघुलनशील द्रव कहलाते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो इसमें उत्तर में हम लिख सकते हैं क्या, इसमें हम उत्तर में लिख सकते हैं पृथक्करण विधि से। याद रखिएगा, जिसमें अघुलनशील द्रव होते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें दो अघुलनशील द्रव होते हैं, तो इस तरीके के जो द्रव होते हैं उनके जो मिश्रण होते हैं उनको किससे अलग करते हैं, उसको हम पृथक्करण विधि से अलग कर लेते हैं। पृथक्करण विधि से देखिए कैसे अलग करते हैं, एक इसमें क्या होता है, पृथक्करण उपकरण होता है, पृथक्करण कीप होती है, इस तरीके से बनी होती है लगभग, ये देख सकते हैं इस तरीके से।
और इस तरीके से बनी होती है। यहाँ ऊपर बंद कर देते हैं इसको, और इसमें एक यहाँ क्या लगी रहती है, कार्क लगी रहती है। क्या लगी रहती है? यहाँ कार्क लगी रहती है यहाँ। उसके बाद क्या किया जाता है इसमें, मान लीजिए इसमें क्या है, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण है। मिट्टी का तेल और जल का मिश्रण है मान लीजिए इसमें। तो हम क्या करते हैं, जब इसमें मिट्टी जल को और जो ये मान लीजिए क्या है, ये जल है, जल को और मिट्टी के तेल को जब मिला करके इसमें भरते हैं और थोड़ी देर शांत छोड़ देने पर क्या होता है कि इसमें मिट्टी का तेल जो है वो ऊपर हो जाता है और जल क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। जल क्या आ जाता है, यहाँ नीचे आ जाता है। ये ऊपर क्या हो जाता है, मिट्टी का तेल हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है आपका, जल बैठ जाता है, जल नीचे रहता है। इस तरीके से ये दो परतों में डिवाइड हो जाता है। जितने भी तेल होते हैं उनको जब या कह सकते हैं कि जो दो ऐसे द्रव होते हैं जिनका जो है ऐसे दो द्रव जो आपके जो है एक दूसरे में घुलते नहीं है, अघुलनशील होते हैं, ऐसे द्रवों को जब थोड़ी देर शांत रख देते हैं तो एक द्रव नीचे बैठ जाता है, एक द्रव उसके ऊपर रहता है। ये लेयर में अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जब इसको थोड़ी देर शांत रख देते हैं इसमें मिला करके, इसको मिट्टी का तेल मान लीजिए इसमें है और क्या है, जल है। तो जब इसको थोड़ी देर शांत रख देते हैं तो मिट्टी का तेल इसके ऊपर हो जाता है। मान लीजिए मिट्टी के, ये क्या है आपका, मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, और ये क्या है, जल। ये क्या लगी हुई है, कार्क, स्टॉप कार्क है ये। तो इसमें क्या होता है कि जब इसको हम थोड़ी देर शांत रख देते हैं तो इसमें जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर हो जाता है और जल क्या हो जाता है, नीचे। इस तरीके से दो लेयर इसकी बन जाती हैं। अब क्या किया जाता है, इसके बाद इस कार्क से क्या किया जाता है, कार्क को हटा करके खोलते हैं कार्क को, और इसमें बीकर में हम क्या करते हैं, ये जो जल है इस जल को क्या करते हैं, इसमें बीकर में क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं, निकाल देते हैं कार्क से। और जैसे ये क्या होता है, सब निकल जाता है, वैसे इस कार्क को फिर से क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मान लीजिए इसमें क्या निकाल लिया गया, जल। अब इसमें जो बचेगा शेष वो क्या बचेगा हमारा, वो मिट्टी का तेल बचेगा। और जो मिट्टी का तेल बचेगा उसे हम क्या करते हैं, फिर से कार्क को क्या करेंगे, फिर से कार्क को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और कार्क को ओपन करके क्या करेंगे, कार्क को इसमें मिट्टी का तेल भी क्या कर लिया जाता है, इस तरीके से इसमें सारा मिट्टी का तेल क्या होगा, भर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम मिट्टी के तेल को और जल को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ये आपके ये जो मिट्टी का तेल होता है ये ऊपर हो जाता है और जल क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। इस तरीके से पृथक्करण जो कीप होती है उसकी सहायता से हम इसमें दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अभी हमने आपको पीछे बताया कि जो दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण होता है उससे हम किस तरीके से दोनों को अलग करते हैं। तो हमने बताया उसको पृथक्करण विधि से अलग करते हैं। लेकिन अगर दो द्रव ऐसे हों जो घुलनशील हों तो उनको हम किस तरीके से अलग करते हैं, तो उसकी क्या विधि होती है, उसकी विधि जो होती है वो होती है आसवन विधि। इसमें लिख सकते हैं, उत्तर में क्या लिख सकते हैं, उत्तर में हम लिख सकते हैं आसवन विधि। क्या होती है, आसवन विधि होती है। आसवन विधि उन दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण में यूज किया जाता है जिनका जो क्वथनांक होता है उनका क्वथनांक दोनों का क्या होता है, अधिक होता है। दोनों का क्वथनांक अधिक होता है जब तब हम इस विधि का, आसवन विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर जो इसमें हमको क्या होता है 25 केल्विन से कम
दो ऐसे द्रव हों जिनका क्वथनांक दो ऐसे द्रवों का मिश्रण हो जिनका क्वथनांक 25 केल्विन से क्या होता है, अगर जो कम होता है तब हम उसमें कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो हम उसमें यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं प्रभाजी आसवन विधि। ये याद रखिएगा, अगर अधिक क्वथनांक वाले दो द्रवों का मिश्रण है, इनका क्वथनांक बहुत अधिक है, तो ऐसे में हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे अलग करने के लिए, आसवन विधि का उपयोग करेंगे। लेकिन अगर 25 केल्विन से कम क्वथनांक है उन द्रवों का जो मिले हुए हैं, ऐसा मिश्रण है, तो फिर हम उसमें कौन सी विधि यूज करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि यूज करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि, केवल आसवन विधि में प्रभाजी लग गया तो प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। प्रभाजी विधि का और भी क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि तब भी यूज करते हैं, ये भी तब यूज करते हैं जब हमको वायु से विभिन्न प्रकार की गैसें निकालनी होती हैं, गैसों को अलग करना होता है वायु से। वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें जानते हैं आप मिली होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसें मिली होती हैं। इन वायु से इन गैसों को अलग करने का जो तरीका है वो क्या है, प्रभाजी आसवन विधि से ही वायु से क्या करते हैं, वायु से क्या करते हैं, गैसों को क्या करते हैं, हम अलग करते हैं। वायु से गैसों को अलग करते हैं, किस विधि से, प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। इसी तरीके से प्रभाजी आसवन विधि से और क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से ही हम क्या करते हैं, पेट्रोलियम के उत्पादों में जो विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से ही अलग करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि प्रभाजी आसवन विधि से क्या करते हैं, पेट्रोलियम के उत्पादन में जो विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं पेट्रोलियम में जो मिले होते हैं उनका भी हम किस तरीके से पृथक्करण करते हैं, उनको किस तरीके से अलग करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि से। तो प्रभाजी आसवन विधि से हम क्या करते हैं, जब 25 केल्विन से कम क्वथनांक होता है, ऐसे दो द्रवों का मिश्रण हो जिनका जो क्वथनांक है वो 25 केल्विन से कम है, तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे। अगर वायु से गैसों को हमको अलग करना है तब भी हम प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग करेंगे। अगर हमको पेट्रोलियम से विभिन्न प्रकार के घटक अलग करने हैं तब भी हम कौन सा प्रयोग करेंगे, प्रभाजी आसवन विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं, तो आसवन विधि से अलग कर सकते हैं, क्यों आप इतना जान सकते हैं इसमें। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगर नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसमें अगर नमक और कपूर का मिश्रण होता है तो हम जानते हैं कि इसमें कपूर जो होता है इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, जबकि नमक का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है। तो ऐसे मिश्रण को जिसमें एक का ऊर्ध्वपातन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हमने आपको पीछे बताया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वे पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ बोलते हैं, और इस घटना को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलता, सीधे किसमें बदल जाता है, वाष्प में, और गर्म करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरा का पूरा पदार्थ क्या होता है, गायब हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन क्रिया बोलते हैं। तो कपूर हम जानते हैं कि कपूर क्या हो जाता है, इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, और जबकि नमक का नहीं होता है। तो इसमें किस विधि का उपयोग करेंगे हम, ऊर्ध्वपातन विधि का। किसका, ऊर्ध्वपातन। तो उत्तर में हम लिख सकते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। याद रखिए ऊर्ध्वपातन विधि से क्या करते हैं हम, नमक तथा कपूर के मिश्रण को जो है उसमें से कपूर और नमक को क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। इसमें कैसे क्या किया जाता है, इसकी विधि को आप देख सकते हैं। तो इसमें विधि में क्या, एक स्टैंड होता है, इसमें
इस तरीके से क्या होता है, स्टैंड होता है, और इस स्टैंड के ऊपर जो है वो एक चीनी मिट्टी की प्याली रख दी जाती है। किसकी रख दी जाती है? चीनी मिट्टी की। इस तरीके से क्या रख दी जाती है? एक प्याली रख दी जाती है, और इस प्याली में क्या किया जाता है, इस प्याली में ही क्या किया जाता है, इस प्याली में ही हम रख देते हैं नमक और कपूर का मिश्रण। नमक और कपूर का मिश्रण। ये प्याली जो होती है काहे की होती है? चीनी मिट्टी की प्याली होती है ये। और ये क्या होता है? स्टैंड होता है, स्टैंड। अब क्या होता है, इसके ऊपर एक कीप रख दी जाती है। इस तरीके से क्या की जाती है, इसके ऊपर एक कीप रख दी जाती है उल्टा करके। इस तरीके से इसके ऊपर एक कीप रख दी जाती है उल्टा करके, इस तरीके से। और ये कीप क्या होती है, इसको पूरे को क्या करती है, इसको ढक लेती है। और इसके ऊपर वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, रुई लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं इसमें? रुई। यहाँ क्या लगी हुई है? रुई लगी हुई है। ये क्या है? कीप है, उल्टा कीप रखी हुई है। ये हमने लिख दिया क्या है? नमक और कपूर का मिश्रण है। और ये चीनी मिट्टी की प्लेट है, ये आपका स्टैंड है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको बर्नर की सहायता से, यहाँ बर्नर रखते हैं, और बर्नर की सहायता से इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, इसको गर्म किया जाता है। और जब बर्नर की सहायता से इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, इसका वाष्पीकरण होने लगता है। किसका? कपूर का। और ये कपूर क्या होता है, वाष्प बनकर क्या होता है, इस तरीके से जाता है, और जाकर के ठोस के रूप में इसकी दीवारों पर क्या होता है, कीप की दीवारों पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जमा होता चला जाता है। और कुछ समय के बाद जब इसको गर्म करते रहते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, ये वाष्पीकरण बंद हो जाता है, और जितना कपूर होता है वो सारा इधर ठोस के रूप में कीप में क्या होता है, जम जाता है। और ये आपका ठोस कपूर प्राप्त हो जाता है, ठोस कपूर प्राप्त हो जाता है। और इस कीप को निकाल करके इसमें से ठोस कपूर क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, नमक और कपूर के मिश्रण से नमक और कपूर को अलग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी विधि अपनाते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि अपनाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद आप लोग पेज नंबर जो 26 पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देख सकते हैं। तो पेज नंबर 26 का क्वेश्चन पहला क्या है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है, दोनों घुल जाते हैं, के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल और मिट्टी के तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तेल के क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से यहां बढ़ा लीजिए अधिक का अंतराल है। तो जब इससे अधिक अंतराल होता है क्वथनांकों में, तो क्या होता है, जो कम जिसका क्वथनांक होता है वो जल्दी वाष्पीकृत होकर के अलग हो जाता है, और जिसका कम होता है वो अधिक वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है, और जिसका ज्यादा होता है वो बाद में वाष्पीकृत होता है। तो इस तरीके से पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को हम किससे अलग करते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं क्या, प्रभाजी आसवन विधि। किससे? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। इसमें आपका ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस विधि का अपनाते हैं, ये विधि तब अपनाई जाती है जब क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का डिफरेंस होता है, तो प्रभाजी आसवन विधि अपनाई जाती है जब उनके क्वथनांकों में इतने का अंतर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का प्रथम पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, हमने तो आपको पीछे बताया है क्या होती है ये। अगर दही से मक्खन करते हैं तो क्या होता है, ये आप केंद्रीय विधि होती है। क्या होती है? अब केंद्रीय विधि के द्वारा दही से मक्खन को प्राप्त किया जाता है। फिर क्या है, समुद्री जल से नमक। तो समुद्री जल से नमक जो है
वो अब वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? वाष्पीकरण विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें जो है छोटी छोटी क्यारियां बना देते हैं, फिर उसमें जो है समुद्र का पानी भर लेते हैं, फिर उसका वाष्पीकरण करते हैं और वाष्प जाने के बाद नमक हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से समुद्री जल से नमक किससे मिलता है? वाष्पीकरण विधि से। नमक से कपूर तो हमने आपको पढ़ाया पीछे इसी वीडियो में। नमक से कपूर किस विधि से अलग करते हैं? और क्योंकि कपूर ऊर्ध्वपातन, इसलिए ऊर्ध्वपातन विधि से। किससे? ऊर्ध्वपातन विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से। फिर कह रहा था क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है? तो देखिए लिख दिया हमने, क्रिस्टलीकरण विधि से मिश्रणों को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर अशुद्धियों को छान लेते हैं। क्या होता है? क्रिस्टलीकरण विधि से मिश्रणों को पृथक करने के लिए जो मिश्रण होता है उसको जल में घोल करके क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है। वहीं यह लिखा है मिश्रणों को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में क्या करते हैं? घोल लेते हैं और अशुद्धियों को छानकर क्या करते हैं? निकाल देते हैं। इसके पश्चात विलयन को छानक पत्र से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसको उसी छानक पत्र से क्या करते हैं? उसको ढक देते हैं और उसको ठंडा होने देते हैं, जिससे क्या होता है? ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर हमें पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, और जब ठंडा हो जाता है तो हमें क्या होते हैं? पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके से हमने आपको जो मिश्रण थे उनको किस तरीके से अलग किया जाता है सारी विधियां हमने बताई, और जो 26 पर पेज नंबर पे क्वेश्चन थे उनको भी हमने आपको सॉल्व करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस और हेडिंग्स देखेंगे।